प्रिय बच्चों, मैं गुरप्रीत कौर, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल लापरा, जिला लुधियाना, शिक्षा विभाग पंजाब की तरफ से आज आपका इस हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा का उपविषय प्रपत्र पूर्ति पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रपत्र शब्द के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। प्रपत्र शब्द पत्र शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगाने से बना है। प्रपत्र वास्तव में एक ऐसा पत्र होता है जिसमें आवेदक से वांछित जानकारी पाने के लिए कुछ स्तंभ या कॉलम बने होते हैं। तो प्रपत्र पूर्ति क्या होती है? कॉलमों में लिखित रूप से जानकारी भरने को ही प्रपत्र पूर्ति कहते हैं। प्रपत्र के लिए अंग्रेजी में फॉर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अंग्रेजी के फॉर्म शब्द का अधिक प्रयोग होता है। हमें दैनिक जीवन में विविध कार्यों के लिए अनेक तरह के फॉर्मों को भरना पड़ता है। बच्चे के जन्म के बाद माता पिता को जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। फॉर्म भरने की यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। बच्चे को स्कूल, कॉलेज आदि में प्रवेश लेते समय, परीक्षा फॉर्म भरते समय, प्रतियोगी परीक्षाओं में अप्लाई करते समय, काउंसलिंग के समय, नौकरी या काम धंधे की तलाश में अनेक जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त हमें राशन कार्ड बनवाते समय, बिजली, पानी, टेलीफोन और गैस आदि के कनेक्शन लेते समय, पासपोर्ट बनवाते समय, विदेश जाते समय, बैंक डाकघर में खाता खुलवाते समय, पैसा जमा करवाते व निकलवाते समय, रेल व हवाई जहाज आदि में यात्रा के लिए सीट आरक्षित करवाते समय, किसी संस्था की सदस्यता लेते समय, शादी को पंजीकृत करवाते समय तथा कहीं कोई सुझाव देने या शिकायत दर्ज करवाते समय भी फॉर्म भरने पड़ते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भी फॉर्म भरना पड़ता है। अतः जन्म से लेकर मृत्यु तक यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रपत्र पूर्ति के समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या प्रपत्र के साथ उचित निर्देश दिए गए हैं। यदि दिए गए हैं तो उन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। यदि नहीं दिए गए हैं तो संबंधित विभाग से प्रपत्र भरने संबंधी अपनी भ्रांति को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रपत्र में गलत जानकारी दे देंगे तो वो हमारे लिए ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद प्रपत्र पेन से भरना है अथवा पेंसिल से, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि दोनों से ही भरना है, अर्थात प्रपत्र का कुछ भाग पेंसिल से और कुछ भाग पेन से भरना है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब यदि प्रपत्र पेन अथवा पेंसिल से भरा जाना है और आप किसी प्रपत्र को संबंधित विभाग संस्था में भरने जा रहे हैं तो अपने साथ पेन आदि लेकर जाएं, अन्यथा वहां जाकर आपको परेशानी होगी। यदि प्रपत्र अंग्रेजी में भरना है तो किस कॉलम में बड़े या कैपिटल अक्षरों का प्रयोग किया जाना है, यह भी सुनिश्चित कर लें। यह भी ध्यान रखें कि यदि प्रपत्र में फोटो लगनी है तो किस साइज की और कैसी लगनी है, अर्थात ब्लैक एंड वाइट अथवा रंगीन लगनी है, इसे सुनिश्चित कर लें। कितनी फ़ोटो लगानी है यह भी ध्यान रखें। फ़ोटो चिपकानी है अथवा केवल पिन से लगाना है तथा फ़ोटो को साक्ष्यांकित या अटेस्टेड करवाना है या नहीं, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगली बात, प्रपत्र के साथ मांगे गए दस्तावेज लगाना ना भूलें। दस्तावेजों की मूल प्रति मांगी है अथवा फोटोकॉपी, इस बात का भी ध्यान रखें। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रपत्र के साथ मांगे गए दस्तावेजों की फोटोकॉपियों को अटेस्ट करवाकर संलग्न करना है अथवा बिना अटेस्ट करवाए। यह भी देखें कि अटेस्ट किसी राजपत्रित अधिकारी, गजटेड ऑफिसर से करवाना है अथवा स्वयं ही अटेस्ट करने के लिए कहा गया है। प्रपत्र का कोई भी कॉलम खाली मत छोड़ें। यदि कोई कॉलम आप पर लागू नहीं होता तो उस कॉलम में लागू नहीं जरूर लिखें। अंत में तिथि, स्थान, समय और हस्ताक्षर आदि के कॉलम भरना ना भूलें। प्रपत्र में जो भी भरा गया है वह सुंदर, स्पष्ट एवं सुपाठ्य होना चाहिए। प्रपत्र जमा करवाने के पश्चात उसकी रसीद लेना ना भूलें।
यह अति आवश्यक होता है। हमारी 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बैंक, डाकघर व रेलवे से संबंधित प्रपत्रों की पूर्ति करने के लिए ही कहा गया है। इन विभागों में अनेक तरह के प्रपत्रों को भरना पड़ता है, जैसे बैंक में नकद रुपए जमा करवाने के लिए, चेक द्वारा रुपए जमा करवाने के लिए, रुपए निकलवाने के लिए या ड्राफ्ट बनवाने के लिए या फिर चेक बुक भरने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों को भरना पड़ता है। ऐसे ही डाकघर में हमें रुपए जमा करवाने के लिए, रुपए निकलवाने के लिए, मनी ऑर्डर या धनादेश द्वारा रुपए भेजने के लिए, ईएमओ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर द्वारा रुपए भेजने के लिए, आईएमओ द्वारा रुपए भेजने के लिए, मोबाइल मनी ऑर्डर द्वारा रुपए भेजने के लिए या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनवाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों को भरना पड़ता है। इसी प्रकार रेलवे में हमें रेलवे आरक्षण के लिए या फिर तत्काल आरक्षण के लिए प्रपत्र भरने पड़ते हैं। सबसे पहले हम बैंक से संबंधित प्रपत्रों के बारे में जान लेते हैं। बैंक क्या होती है? वह वित्तीय संस्था जो जनता से धनराशि जमा करने व जनता को ऋण देने का काम करती है, बैंक कहलाती है। बैंक में लोग अपनी बचत की धनराशि को जब जमा करवाते हैं तो बैंक उन्हें जमा करवाने की अवधि के अनुसार ब्याज देता है। इससे लोगों की धनराशि सुरक्षित भी रहती है। लोगों द्वारा जमा करवाई राशि को बैंक द्वारा व्यापारियों, औद्योगिक संगठनों या अन्य लोगों को सशर्त ऋण दिया जाता है और इसके बदले में धनराशि और अवधि के अनुसार ब्याज लिया जाता है। इसके अलावा बैंक के चेक, ड्राफ्ट आदि के द्वारा भुगतान करना, ग्राहकों के लिए एजेंट बनकर काम करना, धनराशि को निवेश करना या करवाना आदि कार्य हैं। अब हम जान लेते हैं कि बैंक में खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले खाता खुलवाने वाले के आवासीय पते का प्रमाण पत्र चाहिए होता है। अगर विद्यार्थी खाता खुलवाना चाहता हो तो उसे अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल से संबंधित फार्म पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी बैंक को देनी पड़ती है। उसके बाद किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा जिस बैंक में खाता खुलवाया जा रहा है उस बैंक के पहले के खाता धारक के परिचय एवं गवाही की जरूरत होती है। उसके बाद खाता खुलवाने वाले की फोटो, वो भी बैंक के निर्देशानुसार। उसके बाद कर विभाग द्वारा जारी किए हुए पैन कार्ड की फोटोकॉपी की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारी बैंकों द्वारा विद्यार्थियों को जीरो बैलेंस पर भी खाता खोलने की सुविधा प्रदान की जाती है। यद्यपि बैंक में अनेक तरह के खाते होते हैं, किंतु बचत खाता, आवर्ती जमा खाता तथा चालू खाता ये तीन ही आम प्रयोग में आते हैं। इनमें से भी विद्यार्थी के लिए बचत खाते का ही अधिक महत्व है। इस खाते को खुलवाकर आप अपनी बचत में से कुछ रुपए जमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको स्कूल या किसी भी जगह से कोई छात्रवृत्ति या पुरस्कार राशि चेक के रूप में मिलती है तो वह इसी बचत खाते में ही जमा होगी, ना कि किसी अन्य तरह के खाते में। अब हम जान लेते हैं कि बैंक में नकद रूप में रुपए जमा करवाने के लिए हमें फार्म में कौन कौन से कॉलमों को भरना होता है। सबसे पहले दिनांक लिखना होता है। उसके बाद खाते का प्रकार कि आपका खाता आवर्ती जमा खाता है या बचत खाता है या फिर चालू खाता है। उसके बाद खाता नंबर लिखना होता है। उसके बाद खाता धारक का नाम अर्थात जिसके नाम पर खाता है उसका नाम लिखना होता है। उसके बाद राशि नकद जमा करवाई गई है या चेक के द्वारा उस पर सही का निशान लगाना होता है। उसके बाद कितनी राशि हमने जमा करवानी है वो अंकों में व शब्दों में दोनों ही तरह लिखनी होती है। उसके बाद बैंक प्रति पर जमा करवाने वाली राशि का विवरण भरना होता है। उसके बाद जमाकर्ता के हस्ताक्षर अर्थात आपने अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर भी लिखना होता है। अब हम जान लेते हैं कि बैंक में चेक के रूप में रुपए जमा करवाने के लिए हमें फार्म में कौन कौन से कॉलमों को भरना पड़ता है। इसमें भी सबसे पहले दिनांक लिखना होता है, फिर खाते का प्रकार कि खाता चालू खाता है या बचत खाता है या फिर आवर्ती जमा खाता है। उसके बाद खाता नंबर लिखना होता है। उसके बाद खाता धारक का नाम लिखना होता है
जिसके नाम पर खाता होता है उसका नाम, फिर उसके बाद राशि नकद जमा करवाई गई है या फिर चेक के द्वारा उस पर सही का निशान लगाना होता है। फिर जो भी राशि हम जमा करवा रहे हैं उसे अंकों व शब्दों दोनों ही प्रकार से लिखना होता है। उसके बाद बैंक प्रति और ग्राहक प्रति पर जमा करवाने वाली राशि का विवरण भरना होता है। उसके बाद जमाकर्ता के हस्ताक्षर करने होते हैं। फिर खाता धारक का मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर भी लिखना होता है। अब हम जान लेते हैं कि बैंक से रुपए निकलवाने के लिए हमें संबंधित प्रपत्र में कौन कौन से कॉलमों को भरना होता है। इस फॉर्म में भी सबसे पहले दिनांक, उसके बाद खाता धारक का नाम लिखना होता है, जिसके नाम पर खाता होता है उसका नाम लिखना होता है। उसके बाद खाता नंबर, उसके बाद जो भी राशि हमने निकलवानी है उसे शब्दों व अंकों दोनों में लिखना होता है। उसके बाद खाता धारक के हस्ताक्षर व मोबाइल नंबर लिखना होता है। अब हम बैंक से ड्राफ्ट बनवाने के लिए प्रपत्र के बारे में जान लेते हैं। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट एक ऐसा विनिमय पत्र होता है जो मांग पर ही देय होता है, इसीलिए इसे मांग प्रपत्र या डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। संक्षेप में इसे डीडी कहते हैं। यह हमेशा बैंक की एक शाखा द्वारा अपनी ही दूसरी शाखा को लिखा जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक को निर्धारित कमीशन देकर बैंक ड्राफ्ट बनवाकर उसे संबंधित व्यक्ति या संस्था को भेजा जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट पाने वाला व्यक्ति या संस्था बैंक से इसे नकद प्राप्त कर सकते हैं या अपने बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए फॉर्म में कौन कौन से कॉलमों को भरना होता है। सबसे पहले दिनांक लिखना होता है। उसके बाद आवेदक का नाम, आवेदक होता है प्रार्थी, फिर उसका पता व मोबाइल नंबर लिखना होता है। उसके बाद किसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट जारी करना है उसका नाम व पता लिखना होता है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट की राशि शब्दों व अंकों दोनों में ही लिखनी होती है। उसके बाद विनिमय राशि, विनिमय राशि होती है लेन देन की राशि व कुल योग लिखना होता है। उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर करने होते हैं और समय लिखना होता है। अब हम चेक जारी करने से संबंधित प्रपत्र के बारे में जान लेते हैं। चेक एक तरह का विनिमय पत्र होता है जो किसी विशिष्ट बैंक पर लिखा जाता है तथा मांग पर ही देय होता है। इसमें हस्ताक्षरकर्ता बैंक को यह आज्ञा देता है कि वह चेक में भरी गई धनराशि उस व्यक्ति अथवा संस्था को अदा कर दे जिसके नाम पर चेक लिखा गया है। अब हम बैंक से संबंधित कुछ प्रपत्रों की उदाहरणें देख लेते हैं। मान लीजिए आपका नाम उमाकांत है। आपका भारत बैंक शाखा गंगानगर में एक बचत खाता है जिसका नंबर 3738392920 है। आपको अपने इस खाते में से 3200 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारकर भरें। बचत खाता धारक का नाम, खाता धारक का नाम क्या दिया गया है हमें? उमाकांत, तो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद खाता नंबर कितना दिया गया था? 3738392920, वो आ गया। उसके बाद कृपया मुझे अंकों में कितनी राशि भरनी है? 3200 रुपये, 3200। उसके बाद शब्दों में वही राशि आ जानी है, केवल 3200 रुपये, या फिर हम लिख सकते हैं केवल 3200 रुपये। उसके बाद खाता धारक के हस्ताक्षर आ जाने हैं। मान लीजिए आपका नाम शिखर कुमार है। आपको लोकेश कुमार को दिनांक 6/12/2023 को 10,000 रुपये का स्वहस्ताक्षरित रेखांकित किया हुआ चेक लिख कर देना है। इस अनुसार निम्नलिखित चेक के प्रपत्र को भरें। तो सबसे पहले दिनांक आ गया। दिनांक हम यहाँ पे वही लिखेंगे जो ऊपर दिया गया है, 6/12/2023। उसके बाद आ गया लोकेश कुमार का नाम, जिसे हम चेक लिख कर दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आना था। उसके बाद रुपए, कितनी राशि का चेक लिख कर दे रहे हैं हम? 10,000 शब्दों में आ गया। उसके बाद फिर अंकों में राशि आ गई 1000000। उसके बाद हस्ताक्षर आ गए यहाँ पे शिखर कुमार के। जो व्यक्ति चेक लिख कर दे रहा है उसके हस्ताक्षर आएंगे यहाँ पे। अगली उदाहरण है, मान लीजिए आपका नाम विजय दीनानाथ चौहान है। आपका अरावली बैंक शाखा चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर 7873826633 है। आपको अपने इस खाते में दिनांक 26/12/2023 को 4,500 रुपये जमा करवाने हैं।
इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारकर भरें। तो सबसे पहले दिनांक आ गया जो हमें ऊपर दिया गया था 26/12/2023। उसके बाद आ गया जमा बचत खाता नंबर जो हमें ऊपर दिया गया था। फिर खाता किसके नाम से है? विजय दीनानाथ चौहान के नाम से है, तो उसका नाम आ गया। फिर कितनी राशि जमा करवानी है हमने? शब्दों में राशि आ गई ₹4,500 केवल। फिर जमाकर्ता के हस्ताक्षर आ गए विजय दीनानाथ चौहान। तो बच्चों, यहाँ तक हमने बैंक से संबंधित प्रपत्रों के बारे में जाना। अब हम डाकघर से संबंधित प्रपत्रों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डाकघर में धनराशि जमा करवाने के लिए हमें कौन कौन से कॉलम भरने होते हैं। सबसे पहले आता है डाकघर का पता, फिर दिनांक लिखना होता है। उसके बाद खाता धारक का नाम, जिसके नाम पर खाता होता है उसका नाम लिखना होता है। फिर जमा करवाने वाली राशि शब्दों व अंकों दोनों में ही लिखनी होती है। उसके बाद जमा के पश्चात जो बकाया बच जाता है वो राशि भी लिखनी होती है। फिर अंत में जमाकर्ता के हस्ताक्षर करने होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि डाकघर में से रुपए निकलवाने के लिए हमें प्रपत्र में कौन कौन से कॉलमों को भरना होता है। सबसे पहले आ जाता है डाकघर का पता, फिर दिनांक, उसके बाद जितनी राशि हमने निकलवानी है शब्दों व अंकों दोनों में आती है। उसके बाद फिर जमाकर्ता के हस्ताक्षर, या फिर अगर हस्ताक्षर नहीं करने आते जमाकर्ता को तो उसके अंगूठे का निशान आ जाता है। अब हम मनी ऑर्डर भेजने से संबंधित प्रपत्र के बारे में जान लेते हैं। मनी ऑर्डर भारतीय डाकघर द्वारा एक दूसरे को धनराशि भेजने का एक साधन है। यह सेवा भारत के सभी डाकघरों में उपलब्ध है। यह मनी ऑर्डर का सबसे पुराना रूप है। इसे हिंदी में धनादेश कहते हैं, किंतु मनी ऑर्डर शब्द अधिक प्रचलन में है। मनी ऑर्डर के माध्यम से रुपए भेजने पर डाकघर द्वारा रुपए भेजने वाले से कुछ राशि कमीशन के रूप में ली जाती है। यह कमीशन भेजी जाने वाली राशि पर निर्भर करती है। डाकघर का संबंधित कर्मचारी रुपए भेजने वाले को इसकी सूचना दे देता है। मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजी जाने वाली धनराशि नकद अथवा चेक के रूप में हो सकती है। पिन कोड डाकघर का 6 अंकों का कोड होता है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा किया जाता है। पिन को 15 अगस्त 1972 में लागू किया गया था। अब हम जान लेते हैं मनी ऑर्डर प्रपत्र पूर्ति में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मनी ऑर्डर प्रपत्र डाकघर से ही उपलब्ध हो जाता है। देखने में यह प्रपत्र भरना जटिल सा लगता है और उसे भरना बहुत ही दुरूह लगता है, किंतु वास्तव में यह प्रपत्र भरना बहुत ही सरल होता है। इसके कुल 6 भाग हैं। रुपए भेजने वाले के द्वारा उनमें से केवल पहला, चौथा व छठा भाग ही भरा जाता है, जबकि दूसरा, तीसरा व 5वां भाग नहीं भरा जाता। वास्तव में दूसरा कॉलम कार्यालय प्रयोग के लिए होता है, जबकि तीसरा, 5वां कॉलम कार्यालय प्रयोग व रुपए प्राप्तकर्ता द्वारा भरा जाना होता है। पहले भाग में रुपए भेजने वाले द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि अंकों व शब्दों में, जिसे धनराशि भेजी जा रही है, रुपए प्राप्तकर्ता, उसका नाम व पता, पिन कोड सहित दिनांक तथा रुपए भेजने वाले के हस्ताक्षर वाले कॉलम भरे जाते हैं। चौथे भाग में मनी ऑर्डर नंबर वाले कॉलम को छोड़कर बाकी सभी कॉलम जैसे दिनांक, भेजने वाले का नाम व पता, पिन कोड सहित भरा जाता है तथा छठे कॉलम में संक्षेप में भेजने वाले द्वारा संदेश लिखा जाता है। अब हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर या ई धनादेश क्या होता है। ईएमओ धनराशि भेजने का एक त्वरित और सरल माध्यम है। इससे धनराशि भेजने में मनी ऑर्डर की अपेक्षा कम समय लगता है। इस माध्यम से धनराशि का भुगतान बुकिंग के दिन ही कर दिया जाता है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति द्वारा अनेक व्यक्तियों को तथा अनेक व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को धन भेजा जा सकता है। यह सुविधा देश में अभी केवल कुछ प्राधिकृत डाकघरों में ही उपलब्ध है। ईएमओ द्वारा धनराशि भेजने की कमीशन की दर मनी ऑर्डर की दर के समान ही होती है। अब हम आईएमओ इंस्टेंट मनी ऑर्डर के बारे में जान लेते हैं। इंस्टेंट मनी ऑर्डर अर्थात तत्काल मनी ऑर्डर, यह धन भेजने का त्वरित, सरल, सुविधाजनक एवं विश्वसनीय साधन है। इसके माध्यम से कुछ ही मिनटों में
धनराशि पाने वाले के पास पहुंच जाती है। इसमें 1,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। धनराशि भेजने पर डाकघर द्वारा 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक 100 रुपये, 10,001 से लेकर 30,000 रुपये तक 110 रुपये, 30,001 से लेकर 50,000 रुपये तक 120 रुपये की कमीशन ली जाती है। यह विद्यार्थियों, यात्रियों एवं व्यापारियों के लिए बहुत लाभदायक है। इसके लिए डाकघर से प्रपत्र लेकर भरा जाता है। प्रपत्र भरने पर प्रेषक को कंप्यूटर द्वारा 16 अंकों का सीलबंद एक गुप्त नंबर दिया जाता है। प्रेषक यह गुप्त नंबर फोन, SMS अथवा ईमेल द्वारा रुपए प्राप्तकर्ता को बता देता है। फिर प्राप्तकर्ता किसी भी IMO केंद्र से गुप्त नंबर बताकर और अपनी फोटो पहचान पत्र दिखाकर धनराशि प्राप्त कर सकता है। 19,000 रुपये तक की राशि का भुगतान नकद रूप में किया जाता है। यदि प्राप्तकर्ता का उसी IMO केंद्र में खाता है तो वह धनराशि उसके खाते में भी ट्रांसफर की जा सकती है। यदि धनराशि 20,000 रुपये एवं 20,000 रुपये से ऊपर होगी तो उसका भुगतान चेक द्वारा किया जाता है। अब हम मोबाइल मनी ट्रांसफ़र सर्विस के बारे में जान लेते हैं। इंस्टेंट मनी ऑर्डर की ही तरह मोबाइल मनी ऑर्डर भी धनराशि भेजने का एक त्वरित, सरल, सुविधाजनक एवं विश्वसनीय साधन है, किंतु इसमें IMO की अपेक्षा कम धनराशि भेजी जा सकती है। इसमें अधिकतम 10,000 रुपये की राशि कुछ ही मिनटों में भेजी जा सकती है। इसमें भी भेजी जाने वाली धनराशि के अनुसार डाकघर द्वारा कमीशन ली जाती है। मोबाइल मनी ऑर्डर की एक खास विशेषता है कि इसमें एक गुप्त कोड के माध्यम से धनराशि सही हाथों में पहुंच जाती है। इससे डाकघर के द्वारा धनराशि पाने वाले की पहचान करके ही धनराशि उसे दी जाती है। अब हम इंडियन पोस्टल ऑर्डर संबंधी प्रपत्र के बारे में जान लेते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर डाकघर के माध्यम से धनराशि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या संस्था को भेजने का एक साधन है। यह भारत के सभी डाकघरों में उपलब्ध होते हैं। इसका उपयोग सूचना के अधिकार के लिए जमा करवाई जाने वाली राशि के लिए भी होता है। कई विभागों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में इंडियन पोस्टल ऑर्डर के द्वारा ही फीस मांगी जाती है। इसके 2 भाग होते हैं, फॉइल और काउंटर फॉइल। फॉइल क्या होता है? जिसके नाम का इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाया जाता है उसे धनराशि का भुगतान करने के लिए भेज दिया जाता है। इस भाग को फॉइल कहते हैं। काउंटर फॉइल क्या होता है? इंडियन पोस्टल ऑर्डर का जो भाग प्रेषक के पास प्रमाण के लिए रह जाता है उसे काउंटर फॉइल कहते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर की वैधता 2 साल के लिए होती है। यदि इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीदने के बाद इसे कहीं ना प्रयोग किया हो तो इसे खरीदने की तिथि से 2 साल के भीतर वास्तविक ओरिजिनल रूप में काउंटर फॉइल समेत वापस करने पर इसका रिफंड लिया जा सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर में क्या क्या भरना होता है। धनराशि पाने वाले का नाम और पता, जिसके नाम का इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाया जाता है उसका पता, फिर प्रेषक यानी कि भेजने वाले का नाम और पता, फिर दिनांक, उसके बाद जिस डाकघर से धनराशि अदा की जानी है वहां के डाकघर का नाम लिखना होता है। उसके बाद क्या इंडियन पोस्टल ऑर्डर को क्रॉस किया है या नहीं यह भी लिखना होता है। अब हम डाकघर से संबंधित कुछ प्रपत्रों की उदाहरणें देख लेते हैं। मान लीजिए आपका नाम मेधावी है। आपका भारतीय डाक के सेक्टर 47 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर 6283389291 है। आपको अपने इस खाते में से दिनांक 21/8/2023 को 10,000 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारकर भरें। सबसे पहले आ गया दिनांक जो हमें ऊपर दिया गया था 21/8/2023। उसके बाद बचत खाता नंबर आ गया जो हमें ऊपर दिया गया है। फिर अंकों में राशि आ गई, कितनी राशि हमने निकलवानी है 10,000। उसके बाद शब्दों में राशि आ गई केवल 10,000 रुपये। फिर नीचे आ गए जमाकर्ता के हस्ताक्षर मेधावी। अगली उदाहरण है, मान लीजिए आपका नाम चारवी है। आपका भारतीय डाक के सेक्टर 43 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर
372899324111 है। आपको अपने इस खाते में से दिनांक 5/11/2023 को 25,000 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। सबसे पहले आ गया दिनांक 5/11/2023, फिर आ गया बचत खाता नंबर जो हमें ऊपर दिया गया था। उसके बाद अंकों में राशि आ गई 25,000। उसके बाद शब्दों में राशि आ गई केवल 25,000 रुपये। फिर नीचे आ गए जमाकर्ता के हस्ताक्षर 4वीं। अब हम रेलवे से संबंधित प्रपत्रों के बारे में जान लेते हैं। रेलवे का आरक्षण या रद्दकरण मांग पत्र में हमें कौन कौन से कॉलम भरने होते हैं? जिस गाड़ी में जाना हो उसका नंबर व नाम, फिर उसके बाद जिस दिन सफ़र करना है उस दिन की तिथि, फिर उसके बाद किस श्रेणी में सफ़र करना है उस श्रेणी का नाम, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक सफ़र करना है उस जगह का नाम, फिर यात्रा आरंभ करने का स्थान, फिर सफ़र करने वालों की प्रपत्र में पूछी गई जानकारी। उसके बाद यदि वापसी यात्रा करनी है तो उसका विवरण भरना होता है। उसके बाद आवेदक या प्रतिनिधि का नाम, पहचान पत्र की संख्या व जारीकर्ता। उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर करने होते हैं। उसके बाद जिस दिन का आरक्षण करवाया है उस दिन की तिथि लिखनी होती है। इसके अतिरिक्त रेलवे टिकट की बुकिंग करवाने के लिए रेलवे विभाग द्वारा ऑनलाइन आरक्षण रद्दकरण की भी सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति को कभी रेल द्वारा आकस्मिक यात्रा करनी पड़ जाए तो तत्काल आरक्षण द्वारा ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन टिकट का आरक्षण करवाया जा सकता है। टिकट कंफर्म होने पर उपभोक्ता को उसके ईमेल और मोबाइल पर इसकी सूचना मिल जाती है। इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन के माध्यम से भी रेल टिकट का आरक्षण करवाया जा सकता है। यात्री को बुकिंग के बाद PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, गाड़ी नंबर, यात्रा की तिथि और श्रेणी सहित पूरे विवरण के साथ एक आरक्षण संदेश प्राप्त होता है। यही संदेश अब पूरी तरह ई-टिकट की तरह माना जाता है। यात्रा के दौरान टिकट जांचकर्ता द्वारा टिकट मांगने पर उपभोक्ता मोबाइल पर कन्फर्म रेल टिकट का संदेश दिखाकर तथा अपना पहचान पत्र दिखाकर यात्रा कर सकता है। इंटरनेट और मोबाइल से टिकट आरक्षण और रद्दकरण की पूरी जानकारी IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर उपलब्ध है। अब हम रेलवे से संबंधित कुछ प्रपत्रों की उदाहरणें देख लेते हैं। मान लीजिए आपका नाम नरेंद्र पाल सिंह है। आपका पता है मकान नंबर 124 सेक्टर 12 चंडीगढ़। आपको 6924 शताब्दी एक्सप्रेस से दिनांक 24/9/2023 को चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारकर भरें। तो यात्रा की तारीख कितनी है? 24/9/2023। उसके बाद यात्रा आरंभ करने का स्टेशन कहाँ से जाना है हमने? चंडीगढ़ से, तो यहाँ पे आ गया चंडीगढ़। फिर कहाँ तक जाना है? दिल्ली तक। चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली स्टेशन तक आरक्षण। नाम व पता में नाम क्या है? नरेंद्र पाल सिंह। पता आ गया मकान नंबर 124 सेक्टर 12 चंडीगढ़। फिर आवेदक के हस्ताक्षर में आ गए नरेंद्र पाल सिंह के हस्ताक्षर। अगली उदाहरण है, मान लीजिए आपका नाम गुरप्रीत सिंह है। आपका पता है मकान नंबर 245 सेक्टर 34 मुंबई। आपको 2345 राजधानी एक्सप्रेस से दिनांक 15/9/2023 को मुंबई से चंडीगढ़ जाना है। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारकर भरें। यात्रा की तारीख की जगह पर आ गया 15/9/2023। फिर कहाँ से कहाँ तक जाना है? मुंबई से चंडीगढ़। उसके बाद नाम आ गया गुरप्रीत सिंह। फिर पता मकान नंबर 245 सेक्टर 34 मुंबई। फिर आवेदक के हस्ताक्षर में आ गया गुरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर। तो बच्चों, इसी के साथ ही आज का हमारा उपविषय प्रपत्र पूर्ति यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह उपविषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए उपविषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।